पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई टर्म 2 में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आई एम ऑब्जर्विंग द पेपर फ्रॉम पास्ट 10 years and I have observed that there are few questions which are repeatedly coming in CBSE board examination। तो आज हम उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं एक बेसिक से कॉन्सेप्ट पे बेस, व्हिच इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड आल्सो डिफाइन 1 एम्पियर। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। सो I इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? सो वी कैन राइट करंट I इक्वल्स टू Q बाय T। हम ऐसा लिख सकते हैं करंट I इक्वल टू Q बाय T। अब इसी फॉर्म में अगर हम डिफाइन करना चाहें एम्पियर को, तो एम्पियर बेसिकली क्या है? तो एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर करंट की ऐसा यूनिट है और करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। एंड द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज अ मीटर। एंड डू रिमेंबर वन थिंग दैट 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। दैट मींस जब भी किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। Okay, now let us just move to the next question, which is based on quantization of charge. I think you all have studied about the property of charge, which is quantization. So उसी पे basic question है कि if 2 into 10 to the power 5 electrons cross the cross section of a metal in 10 seconds, then calculate the electric current. कि अगर कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर में उस मेटल में अगर 2 into 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 10 सेकेंड्स में, तो आपको ये बताना है कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। सो वी कैन से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 2 into 10 to the power 5, देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज व्हिच इज 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb, then the time. So how much time is taken by the electrons to cross the conductor? 10 seconds. So we have to calculate the current. और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करंट का फॉर्मूला पढ़ा था कि I equal to Q by T होता है, that is rate of flow of charge. So we can say I equals to NE upon T. By quantization of charge Q को क्या लिखा जा सकता है? NE. So I equal to क्या हो गया? NE upon T. अब N की वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power 5. E कितना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 into 10 to the power minus 19. So divided by time, which is 10 seconds. So after solving, we get 3.2 multiplied by 10 to the power minus 15 ampere. So this is the current that will flow in this metal, in this conductor in 10 seconds when 2 into 10 to the power 5 electrons will crosses the conductor. Now let us just move on to the next question. So let us just move to the next question, which is state and explain Ohm's law. ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स लॉ बहुत पॉपुलर लॉ है जिसमें ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखता है। लेट अस जस्ट अज्यूम कि ये मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के एंड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है वाया स्विच, और करंट मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हमने सीरीज में एक डिवाइस का यूज किया है व्हिच इज अ मीटर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे कंडक्टर के पैनल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है। सो बेसिकली जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था? डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, डिफरेंट सेटअप्स के लिए उन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर किया था, एंड फाइनली उन्हें ये चीज पता चली थी कि पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट का रेशियो हमेशा सेम आ रहा था। कैसे उन्हें पता चला? उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने ये पाया कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा उतना ही करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। तो ये चीज पता चली कि करंट flowing through a conductor, that means I, if it's directly proportional to the applied potential difference, that is V. So I is proportional to V, and we all know कि if we will remove the proportionality sign and put an equality, अगर हम proportionality sign हटाते हैं और equality लगाते हैं तो एक constant इंट्रोड्यूस होता है, और इस कंडीशन में जो constant है it is 1/r.
So I equal to 1 upon R times of V, and after rearrangement we get the final expression for Ohm's law, that is the V equal to IR. तो ये V equal to IR क्या है? फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है Ohm's law के लिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire is stretched to double its length। ठीक है, एक वायर को आपने स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया। So if the resistance of original wire is 9 ohm, कि अगर ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस 9 ohm है, then you have to calculate the resistance and resistivity of the stretched wire if the resistivity of original wire is 2.8 multiplied by 10 to the power minus 8 ohm meter। ठीक है, so अगर हमें इस तरह का कभी भी क्वेश्चन मिले कि वायर को स्ट्रेच किया गया है, लेंथ को चाहे डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट केस हमने ओरिजिनल वायर के लिए लिया है। हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिनल वायर है, इस ओरिजिनल वायर की लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। लेट अस जस्ट अज्यूम कि इस वायर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का हमने अभी पिछले एक्सप्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में कि R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो वी आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला के R इक्वल टू रो L अपॉन A। सो रो L अपॉन A और ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। दैट मींस R इक्वल टू रो L अपॉन A व्हिच इज इक्वल टू 9 ओम। अब जब हमने वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया, तो एक चीज याद रखना, जब भी हम वायर की स्ट्रेचिंग करते हैं तो एक फैक्टर है जो कांस्टेंट रहता है व्हिच इज वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेंथ डबल हो रही है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ होना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेच्ड वायर है, इस स्ट्रेच्ड वायर का लेंथ हो गई 2L एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हो जाता है A/2। तो नए वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R' इक्वल टू रो इंटू 2L डिवाइडेड बाय A/2। ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 into 2 4। दैट मींस R' इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 times of rho L upon A। दैट मींस 4 times of R, and the original resistance of the wire is 9 ohm, so 4 into R, that means 4 into 9 which is 36 ohm is the resistance of stretched wire। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी स्ट्रेच वायर की कितना होगी। तो एक चीज याद रखना, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने पे चेंज नहीं होती, क्योंकि मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होगी स्ट्रेच वायर की वो प्रीवियस वायर के सेम ही होगी, बराबर होगी, which is 2.8 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं आपको आंसर क्रॉस चेक करने के लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर आप वायर की लेंथ को n टाइम्स बढ़ा देते हो, इफ यू इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द वायर to n टाइम्स, then the new resistance of the stretch wire will becomes n square times। तो जो नया रेजिस्टेंस होता है वो n square टाइम्स हो जाता है। तो देखो यहाँ पे वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो n की वैल्यू 2 है ना, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 टाइम्स हो गया। अगर आप इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे डबल की बजाय अगर ट्रिपल गिवन होता कि लेंथ को अगर आपने 3 टाइम्स कर दिया होता तो नए वायर का रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर दैट मींस 9 टाइम्स हो जाता एंड सो ऑन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।